अब ये सीएनएस ट्यूमर्स के बारे में। सीएनएस के ट्यूमर्स दो तरह के होते हैं, एक होते हैं सुप्राटेंटोरियल और एक होते हैं इंफ्राटेंटोरियल। व्हाट इज टेंटोरियम? सर अहमद अब्दुल्ला सर। अच्छा, टेंटोरियम बेसिकली क्या होते हैं? आपको ब्रेन की मेनिंजेस के बारे में पता है? मेनिंजेस क्या होती है? मेनिंजेस आउटर मोस्ट कवरिंग होती है आपके ब्रेन को, जो कि कवर कर रही होती है, ठीक है। सबसे बाहर देखो, सबसे बाहर होता है आपका स्कल, स्कल के अंदर क्या होता है? फिर आपकी मेनिंजेस होती है। मेनिंजेस में सबसे बाहर क्या होती है? ड्यूरा मैटर। ड्यूरा मैटर के अंदर क्या होती है? अरेक्नाइड मैटर। अरेक्नाइड मैटर के अंदर क्या होती है? पिया मैटर। तो जो ड्यूरा मैटर होती है, ड्यूरा मैटर के फोल्ड को क्या कहते हैं? टेंटोरियम कहते हैं। टेंटोरियम क्या है? ड्यूरा मैटर का एक फोल्ड है जो क्या करता है? जो सेपरेट करता है ब्रेन के अपर और लोअर हाफ को भी सेपरेट करता है, राइट और लेफ्ट हाफ को भी सेपरेट कर रहा होता है, ठीक है। अब अपर और जो लोअर है ना, जो अपर और जो लोअर है उसमें एक बात है। अपर वाले को हम कहेंगे सुप्राटेंटोरियल और नीचे वाले को हम क्या कहेंगे? इंफ्राटेंटोरियल। एक ऐसे ही आपको समझाने के लिए करता हूं। सुप्राटेंटोरियल में आपका सेरिब्रल कॉर्टेक्स आ गया पूरे का पूरा, और इंफ्राटेंटोरियल में आपका ब्रेन स्टेम आ गया पूरे। ब्रेन स्टेम में क्या क्या होता है? कौन कौन से पार्ट्स होते हैं आपके ब्रेन स्टेम में? मिड ब्रेन, पोन्स और मेडुला, ठीक है जी। चलो, और एक और मजे की बात बता देता हूं, एक और मजे की बात बता देता हूं आपको। और वो मजे की बात ये है कि जो सुप्राटेंटोरियल होते हैं ये यूजुअली अडल्ट्स में होते हैं, जो इंफ्राटेंटोरियल होते हैं वो चाइल्ड में। आसान है कि नहीं? ट्यूमर क्या है? बेसिकली एक सेल की एबनॉर्मल ग्रोथ है, आसान अल्फाज में, ऐसा ही है। तो पहले तो हमें सेल्स का पता होना चाहिए कि सीएनएस में कौन कौन से सेल्स हैं कि नहीं। तो कौन कौन से सेल्स होते हैं सीएनएस के अंदर? एक एक करके। पहला है एस्ट्रोसाइट्स। पहला है एस्ट्रोसाइट्स। क्या काम होता है एस्ट्रोसाइट्स का? ब्लड ब्रेन बैरियर बनाते हैं ये, और रिएक्टिव ग्लियोसिस में हेल्प करते हैं। रिएक्टिव ग्लियोसिस क्या होती है? जब सीएनएस में इंजरी होती है तो उस इंजरी के रिपेयर को क्या कहते हैं हम? रिएक्टिव ग्लियोसिस। अच्छा, और ओलिगोडेंड्रोसाइट्स। एक्सीलेंट। क्या करते हैं ओलिगोडेंड्रोसाइट्स? देखो, आपके पेरिफेरल जो नर्व्स होती है उनकी माइलिनेशन कौन करवाता है? श्वान सेल। और जो आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम के सेल्स हैं या न्यूरॉन्स हैं उनकी कौन करवाता है? ओलिगोडेंड्रोसाइट्स। ये क्या करवाते हैं? ये माइलिनेशन करवाते हैं। तीसरे सेल्स कौन से होते हैं? हाँ, एपेंडाइमल सेल। तीसरे कौन से होते हैं? एपेंडाइमल सेल्स क्या करते हैं? सीएसएफ प्रोडक्शन एंड अब्जॉर्प्शन में हेल्प करते हैं। ये वेंट्रिकल्स को लाइन करते हैं और सीएसएफ प्रोडक्शन और उसमें एब्जॉर्प्शन में हेल्प करते हैं। चौथे, और माइक्रोग्लिया। क्या होते हैं माइक्रोग्लिया? ये मैक्रोफेजेस होते हैं ब्रेन के अंदर, जो कि क्या करते हैं? फेगोसाइटोसिस में हेल्प करते हैं। अब जरा इनको देखो। अगर मैं कह रहा हूं कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम में एक डीमाइलिनेटिंग डिजीज चल रही है तो कौन से सेल्स अफेक्टेड होंगे? मैं कहता हूं सीएनएस में इंफेक्शन हो गया है एचआईवी का, कौन से सेल्स एक्टिवेट होंगे इन चार में से? माइक्रोग्लिया। मैं कहता हूं कि सीएसएफ प्रोडक्शन में कोई मसला आ रहा है, कौन से सेल अफेक्टेड है? मैं कहता हूं कि ब्लड ब्रेन बैरियर ब्रेक हो चुके हैं, तो कौन से सेल्स डैमेज हो रहे हैं? एंडोथेलियल भी और एस्ट्रोसाइट्स, ठीक है। एंडोथेलियल सेल्स और एस्ट्रोसाइट्स मिलकर ब्लड ब्रेन बैरियर बनाते हैं, ठीक है। आसान नहीं हो गया ये? चलो, अब जरा हम इनके ट्यूमर्स को पढ़ना शुरू करते हैं, ठीक है। सबसे पहला ट्यूमर जो आता है हमारे पास ना, वो है ग्लियोब्लास्टोमा मल्टीफॉर्म। कम तो नहीं पढ़ाया ना, डिटेल पढ़ाया ना? चलो, पूछूंगा भी ऐसे नहीं इंशाल्लाह। ग्लियोब्लास्टोमा मल्टीफॉर्मी। ग्लियोब्लास्टोमा मल्टीफॉर्मी एज अ नेम इज इंडिकेटिंग ग्लाइल सेल का ट्यूमर है। तो ये GFAP पॉजिटिव होता है। देखो,
अब जरा सुनो कि ट्यूमर्स को कैसे पढ़ा जाता है। पहले तो तमाम ट्यूमर देखो, आप ट्यूमर से जान नहीं छुड़ा सकते। आने वाला दौर नज़ला, बुखार, खसरा, पेचस इसका नहीं है। आने वाला दौर किसका है? ट्यूमर्स का है, मैलिग्नेंसीज का है। बाहर की दुनिया में तो अब इन्फेक्शन होते ही नहीं है लोगों को। टीबी खत्म हो चुकी है बाहर, मलेरिया बाहर नहीं है, ठीक है, पोलियो बाहर नहीं है, डिजीजेस वो खत्म करते जा रहे हैं, स्मॉल पॉक्स बाहर नहीं है। तो अब क्या है कि आप आने वाला जो दौर है, चूंकि आप इतने कॉस्मेटिक चीजें अप्लाई करते हो, ये सीरम ये और ये मेकअप प्रोडक्ट्स हो गई, ये सारी स्किन ट्यूमर्स होते हैं इनसे, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन है आपकी, उससे स्किन ट्यूमर्स होते हैं आपके। सिगरेट पीते हैं, वेपिंग का एक कॉन्सेप्ट चला हुआ है बड़ा जबरदस्त किस्म का, फेफड़ों के कैंसर होगा उससे इंशाल्लाह। फिर ये नस्वार का कॉन्सेप्ट है, उससे ओरल कैंसर आ रहे हैं, ठीक है जी। किर्गिज वो इनसे सही बनती भी नहीं होगी। अच्छा ये थोड़ा तेज है। 500 सॉन्ग किए, पान से भी कैंसर होता है बिल्कुल। कौन खाता है? चूना लगता है। वो एक मैंने वीडियो बनाई थी, मैंने कहा आज फिर उसकी याद आई जब पान वाले ने कहा कितना चूना लगा। अच्छा ठीक है, तो ये एक नए कॉन्सेप्ट के जरिए ये सारी जो आपकी जो आने वाला टाइम है वो सारा का सारा मैलिग्नेंसी से एसोसिएटेड है, ठीक है। तो मैलिग्नेंसी को पढ़ने का तरीकाकार क्या, पहले सबसे उसकी एनाटॉमी समझो कि ट्यूमर कहां पर हो रहा है, एक बात। दूसरी बात, ट्यूमर दो काम करता है, या तो ट्यूमर फंक्शनल होता है या ट्यूमर स्ट्रक्चरल डैमेज करता है। फंक्शनल डैमेज से क्या मुराद है? मिसाल के तौर पे इंसुलिनोमा हो जाए किसी बंदे से, तो ओमा मतलब आप पहले तो ट्यूमर के नाम को समझो। जो भी एंड होता है ओमा से, इसका मतलब है बिनाइन है, और जो सारकोमा या कार्सिनोमा पे एंड होता है वो मैलिग्नेंट है। जैसे कि इंसुलिनोमा तो बिनाइन हो गया, तो स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा मैलिग्नेंट हो गया, ठीक है। एडिनोमा बिनाइन हो गया, एडिनो कार्सिनोमा मैलिग्नेंट हो गया, ठीक है। समझ आ गया आप लोगों को? अब ये तो इतनी बात होगी। दूसरी मैंने कहा एनाटॉमी और फंक्शनल और स्ट्रक्चरल। फंक्शन मतलब इंसुलिनोमा मतलब इंसुलिन सिक्रीट करवाएगा, तो जब वो इंसुलिन सिक्रीट करवाएगा तो क्या होगा, उसको हाइपोग्लाइसीमिया के साइलेंट सिम्टम्स आएंगे। स्ट्रक्चरल में अगर हम बात करें तो जैसे अगर किसी बंदे को यहां पर कोई मसल का ट्यूमर आ जाए, यहां पर वो ब्रेकियल प्लेक्सिस को वो कंप्रेस करने से, तो क्या होगा फिर आपको स्ट्रक्चरल डैमेज दे रहा है वो आप, ठीक है। वो नहीं कहते वदूदे हैं इसके अंदर, बॉडी में वदूदे हैं, रसोलियां हैं। रसोली का कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा पाकिस्तान में कहा जाता है, ठीक है। अगर किसी पाकिस्तानी सादे बंदे को बोलना हो तो आप बोल दो रसोली है, इंशाल्लाह ठीक हो जाएगी। तो रसोली से लोग नहीं डरते, बट कैंसर से तो डरते हैं। कैंसर का नाम ही लोग नहीं सुन सकते। एंड दिस इज वेरी डिवास्टेटिंग थिंग। आप तब तक कैंसर का दर्द नहीं समझ सकते जब तक आपकी अपनी फैमिली में किसी बंदे को, अल्लाह ना करे कभी को, इट इज वेरी डिवास्टेटिंग सिचुएशन। आप बड़े हेल्पलेस फील करते हैं। तो पहले आपने उसकी एनाटॉमी देखनी है, दूसरा ये देखना है कि वो फंक्शन क्या कर रहा है, और तीसरा देखना है कि कौन से स्ट्रक्चर्स को डिस्ट्रॉय करता है। तो ग्लियोब्लास्टोमा मल्टीफॉर्मी की सबसे पहले एनाटॉमी देखते हैं हम। कहां पे पाया जाता है? ये सेरिब्रल हेमिस्फीयर में पाया जाता है, सेरिब्रल हेमिस्फीयर में पाया जाता है, और क्रॉस करता है ये दोनों सेरिब्रल हेमिस्फीयर्स को, इनके राइट से लेफ्ट, लेफ्ट से राइट क्रॉस कर सकता है। इस वजह से ये बटरफ्लाई शेप होता है। किस शेप का होता है? ये बटरफ्लाई शेप का होता है, और फ्रंटल और पैराइटल लोब को इन्वॉल्व करता है, ठीक है जी। अब साइन एंड सिम्टम्स क्या क्या होंगे? सीजर के साथ प्रेजेंट कर सकता है। अच्छा, मैं बड़े अरसे तक ना मैं सोचता था कि सीएनएस के ट्यूमर सीजर क्यों करवाते हैं। एक कॉन्सेप्ट जो मुझे फील होता है, एक तो चूंकि ये स्पेस ऑक्यूपाइंग रीजन है, उसकी वजह से भी ये सीजर करवा सकते हैं। दूसरी वजह क्या है कि हमने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा था नियो एंजियोजेनेसिस का, नियोवास्कुलर जेनेसिस का। तो जो न्यू वेसल्स बनती हैं उनकी कैपिलरीज लीकी होती हैं, तो उस एडिमा की वजह से भी क्या होता है, फिर सीजर होता है। बटरफ्लाई शेप है, जीएफएपी पॉजिटिव है,
सेरिब्रल हेमिस्फेयर में पाया जाता है। फ्रंटल और पैराइटल लोब को ये इन्वॉल्व करता है। प्रेजेंट कर सकता है किसके साथ जनाब? सीजर के साथ प्रेजेंट कर सकता है, फोकल न्यूरोलॉजिकल डेफिसिट के साथ भी प्रेजेंट कर सकता है। ठीक है जी। अब ट्यूमर यहां तक पढ़ लिया, नॉट भी पढ़ लिया हमने, इसकी स्पेस कौन सी ऑक्यूपाई कर रहा है ये भी पढ़ लिया। फंक्शन इसका कोई नहीं है, मतलब है कि कोई हार्मोन सिक्रीट ये नहीं करवाते। यहां तक ठीक हो गया। अब अगली बात सुनो। अगली बात ये है कि ट्यूमर्स आइडेंटिफाई कैसे किए जाते हैं। आप देख कर के फ्रंटल लोब में एक ट्यूमर पड़ा हुआ है, आप कभी नहीं बता सकते हो ग्लियोब्लास्टोमा मल्टीफॉर्म। हर इसको तो बता सकते हैं क्योंकि ये क्रॉस कर जाएगा और ये वाहिद ऐसा ट्यूमर है जो कार्पस कोलोजम को क्रॉस करके पार। व्हाट इज कार्पस कोलोजम? देखो ये जो मेरा ब्रेन है ना, इस टाइम जो आप सामने से ऐसे देख रहे हो, ये इसका एक राइट हाफ है, एक लेफ्ट हाफ है, और इसके बीच में पूरे का पूरा गैप है। दो सेरिब्रल हेमिस्फीयर को आपस में कनेक्ट करने वाली चीज का नाम कार्पस कोलोजम। ठीक है, जो राइट की इंफॉर्मेशन लेफ्ट, लेफ्ट की इंफॉर्मेशन राइट पे रिले करवाते हैं। क्लियर है हम यहां तक? चलो अब आगे चलते हैं। ट्यूमर को आइडेंटिफाई करने के दो तरीके हैं। पहला है उसकी हिस्टोपैथोलॉजी, कि वो हिस्टोपैथोलॉजी पे कैसी शक्ल दिखाता है, और दूसरी है इम्यून हिस्टोकेमिस्ट्री स्टेनिंग, IHC स्टेनिंग टेक्निक। ठीक है जी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हमेशा याद रखना, जब कभी भी आपने कार्सिनोमा की, जब कभी भी आपने कैंसर डिफाइन करना है या कैंसर लेबल करना है किसी पेशेंट को, आपने उसकी हिस्टोपैथ रिपोर्ट जरूर देखनी है और IHC स्टेनिंग भी देखनी है कि इम्यूनो हिस्टोकेमिस्ट्री पे क्या है। जैसा कि व्हेन माय मदर हैड कैंसर, तो उनकी जो हिस्टोपैथोलॉजी की रिपोर्ट थी उसमें क्या था कि यूनिलोकुलर सिस्ट, सॉलिड कम सिस्टिक मैस है, जबकि क्यूबाइडल सेल्स हैं और उसमें बीच में थोड़ा सा सॉलिड सिस्टिक कंपोनेंट भी पाया जाता है। अनडिफरेंशिएटेड, पुअरली डिफरेंशिएटेड, सॉरी नॉट अनडिफरेंशिएटेड, पुअरली डिफरेंशिएटेड वहां पे क्या थे? सेल्स थे, और उनको था एडिनोकार्सिनोमा। अब ये सब क्यों इंपॉर्टेंट है? ये सब जानना, ये सब चीजें जानना क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि अगर कोई ट्यूमर एडिनोकार्सिनोमा है उसकी अलग रिजीम है, अगर स्क्वेमस है उसकी अलग है, अगर मेसोथेलियल है उसकी अलग मैनेजमेंट जाएगी। ठीक है, तो अगर ऑस्टियोसार्कोमा है उसकी अलग जाएगी। तो कहने का मतलब ये है कि आपको हिस्टोपैथोलॉजी रिपोर्ट सही से पता होनी चाहिए, ताकि आप सही आगे उसकी जो मैनेजमेंट अप्रोच है वो आप सही रख सको। ठीक है, तो यार आप लोगों को पता भी नहीं है कितनी पावर आने वाली है आप याद देखो। आप में से कोई बंदा कल को हिस्टोपैथोलॉजिस्ट बनेगा, कोई ना कोई होगा। आप में से कोई रेडियोलॉजिस्ट बनेगा। आप जब लेबल कर दोगे ना कि दिस पेशेंट हैज गॉट ग्रेड 4 ओवेरियन कार्सिनोमा और वो एडिनोकार्सिनोमा है या जो भी है, तो यार आपकी वो जो बात आपने लिख दी ना, उस बात के ऊपर ही अगली सारी ट्रीटमेंट होगी। अब वो बंदा मरेगा या जिएगा ये आप डिफाइन करो। कितनी बड़ी बात है। और सोचो अगर आपने रिपोर्टिंग गलत कर दी तो क्या होगा? वो जिस किसी का भी वो मतलब जिसका वो घर है, जिसकी अम्मी है, जिसकी वो बहन थी, जिसका, तो शी विल लूज हर लाइफ बिकॉज ऑफ होम आप हो, और फिर रिग्रेट होने लगता है। नालायक डॉक्टर हमेशा डिप्रेस होता है, पता है, और लायक डॉक्टर हमेशा खुश रहता है, क्योंकि लायक डॉक्टर को दुआएं लगती है। नालायक जानबूझ के ना भी करो आप, बेशक आप ना करो बेशक, लेकिन चूंकि आप लोगों ने चुन लिया है ना एक काम को आपने चुन लिया अपने लिए कि हम करेंगे, तो आप यू हैव टू डू। अब देखो, अब आप लोग कहते हो कि सर हमारा दिल नहीं लगता। देखो दिल की तो बात ही नहीं है ना, किसी की जिंदगी के साथ खेलने के लिए तो थोड़ी ना आप यहाँ पे आए हो। आप सारी जिंदगी नमाजें पढ़ते रहो, मैं कहता हूँ आप हज करो, आप उम्रे करो, आप एक इसे नाक के सजदे करो, लेकिन अगर आप अपने प्रोफेशन में साउंड नहीं हो, उसके बावजूद आप प्रैक्टिस कर रहे हो और मैल प्रैक्टिस कर रहे हो, आप ये जानते हुए कि आप नालायक हो और आपको नहीं आता, यकीन करो आपकी कोई इबादत कबूल नहीं होती है, क्योंकि आप खा ही आराम रहे हो सारे के साथ। आप मतलब कितने लोग आप कैसे मार सकते हो किसी बात? देख तो होता है ना, वैसे ही मर गया कोई बंदा गलती से या कुछ इस तरीके से, कोई बात नहीं। एक है कि हमें आता ही कुछ नहीं यार। मैं पता है क्यों जोर देता था इतना ज्यादा? आपने शुरू में देखा, आप लोगों की हालत देख के एक्स्ट्रा कोचिंग क्लासेस हमने स्टार्ट कर दी थी उस साल में। फिर तुम लोगों की जब मैंने हालत देखी ना यार, यकीन करो मैं खुद बहुत ज्यादा वो होता था यार कि
एटलीस्ट जब आप लोग जाओगे पाकिस्तान में और आप हाउस जॉब पे काम करोगे, इतना तो पता हो कि कैसे सेव करना है किसी को। और मैंने ये सोचा था कि आखिरी 10 दिन में आपको इमरजेंसी मेडिसिन का भी एक मॉड्यूल करा दूंगा, जिसमें चलो जितनी इमरजेंसीज होती है ना, स्ट्रोक का पेशेंट हो गया, आरटीए का पेशेंट हो गया, कैसे मैनेज करना है, या मतलब ज़्यादा है हाइपोवोलेमिक शॉक का पेशेंट आ जाए, सेप्टिक शॉक का पेशेंट आ जाए, डीके का आ जाए। देखो जिस तरीके से आप फील कर रहे हो ना कि हम पाकिस्तान जाएंगे और हम इस तरीके से चल रहे होंगे, हमारे साथ 15 डॉक्टर्स होंगे, 20 नर्सें चल रही होंगी और हम सेव करेंगे लाइफ्स, ऐसा नहीं होता। ऐसा सिर्फ फिल्मों में होता है, ग्रेज एनाटॉमी में आगे लीडर जा रहा होता है, पीछे सारे व्हाइट कोट वाले होते हैं। आपको पता चलेगा, आपको पीजी कहेगा तुम बैठे हुए हो, अच्छा मैं चाय पी के आता हूँ, तो सारी रात नहीं आएगी, वो आप अकेले वहां पे बैठे हो। हमारा एक दोस्त था, वो उसने पढ़ा फ्रंटियर मेडिकल कॉलेज से, एबटाबाद से, वो है ओलिगोडेंड्रोसाइट्स, ओलिगोडेंड्रोग्लियोमा, ठीक है जी, ओलिगोडेंड्रोग्लियोमा। सबसे पहली बात, कौन से सेल्स का ट्यूमर है ये? ओलिगोडेंड्रोसाइट्स के, ठीक है जी। तो डीमाइलिनेशन में मसला होगा, पहली बात। दूसरा, एनाटॉमी कहां पर होता है ये फ्रंटल लोब में होता है। कहां होता है ये? फ्रंटल लोब में होता है, ठीक है। तीसरी बात, कटता क्या है ये? पहली बात मैंने बता दी कि ओलिगोडेंड्रोग्लियोमा है, इसका मतलब क्या हुआ कि ये डीमाइलिनेशन करवा सकता है। दूसरी बात ये है कि ये ट्यूमर जो है स्पेस ऑक्यूपाइंग लीजन कॉज करेगा, ये भी सीजर और फोकल डेफिसिट के साथ प्रेजेंट करता है। और चूंकि फ्रंटल लोब में होता है तो इस पेशेंट में पर्सनैलिटी चेंजेस और एग्जीक्यूटिव थिंकिंग पावर्स खत्म होने लग जाते हैं। इतनी नॉर्मल तो पढ़ी हुई है ना हम सब ने, ठीक है। फ्रंटल लोब में होता है और ये सीजर भी करवा सकता है, फोकल न्यूरोलॉजिकल डेफिसिट भी करवा सकता है। दूसरी बात, दिखता कैसे है? फ्राइड एग टाइप होता है, ठीक है जी, दैट्स इट। और कुछ है इसके बारे में पढ़ने को, जानने को? क्या? क्लियर साइटोप्लाज्म। अच्छा, तो उसने मुदस्सर ने इसको डिफाइन कर दिया कि इस तरीके से होता है जी, ये इसका न्यूक्लियस होता है, साथ में क्लियर साइटोप्लाज्म होता है, ठीक है। तो देखो ऐसे सनी साइड अप वाला अंडा नहीं है ये, वो हाफ फ्राइड है, ठीक है। हम नाश्ता करते थे एक होटल पे, वो पठाना। और कौन सा ट्यूमर हो सकता है? हेमेंजियोब्लास्टोमा। अच्छा, हेमेंजियोब्लास्टोमा। अच्छा, हेमेंजियोब्लास्टोमा नाम को पहले ब्रेक किया करो यार आप लोग। देखो हेमेंजियोब्लास्टोमा, ब्लास्टोमा से तो ये डिफाइन होता है कि ये मतलब पैरेन्काइमा हो गया, ठीक है। और हेमेंजियो का मतलब क्या हो गया? ब्लड वेसल। तो ये ऐसा ट्यूमर है जो कंपोज करता है पैरेन्काइमल सेल से, और साथ में क्या होते हैं आपके पास? ब्लड वेसल्स होती हैं इसमें। ये कहां से ओरिजिनेट होता है? सेरिबेलम से ओरिजिनेट होता है, ठीक है। ये पहला है जो इंफ्राटेंट हो गया है, ठीक है। ये सेरिबेलम से ओरिजिनेट होता है। क्या हो? कोई बोल रहा है कुछ? क्या कह रहे हो? बताओ क्या क्या पूछना बच्चे? आपसे पूछे इसने क्वेश्चन? ओ ये हेमेंजियोब्लास्टोमा लिखा हुआ है ना, ये देखो ये हेमेंजियोब्लास्टोमा है, ठीक है जी। और स्पेलिंग तो तुमने क्या करना है, सुनो बस, छोड़ो। ये तो फिर मैंने बहुत अच्छा लिखा हुआ है यार। अच्छा चलो, हेमेंजियोब्लास्टोमा सेरिबेलम से ओरिजिनेट होता है। सेरिबेलम का क्या काम होता है? कोऑर्डिनेशन मेंटेन करना, बैलेंस मेंटेन करना, वगैरह वगैरह। तो सेरिबेलम में अगर इशू होगा तो क्या होगा? पेशेंट में एटेक्सिया होगा, तो एटेक्सिक गेट होता है इस पेशेंट में, और तमाम सेरिबेलर लीजन के जो साइन एंड सिम्टम्स हैं वो इसमें होते हैं। ये किसके साथ एसोसिएटेड है? हेमेंजियोब्लास्टोमा वॉन हिपल-लिंडौ सिंड्रोम के साथ, जो अभी हमने पढ़ा था, वॉन हिपल-लिंडौ सिंड्रोम। इसमें क्या होता है? इसमें दो कैंसर बनते हैं, एक हेमेंजियोब्लास्टोमा बनते हैं, दूसरा रीनल सेल कार्सिनोमा बनता है, ठीक हो गया जी। और फियोक्रोमोसाइटोमा बनता है इसमें, वॉन हिपल-लिंडौ में। कोई भी एंजियोमा हो सकते हैं डॉक्टर साहब, किसी किस्म के भी एंजियोमा बन सकते हैं,
वॉन हिप्पल-लैंडॉर्फ। और वॉन हिप्पल-लैंडॉर्फ किस तरीके से बनाता है, हम पहले पढ़ चुके थे कि ये खुद डिलीट हो जाता है, जिसकी वजह से VEGF, FGF, IGF, PDGF ज्यादा हो जाते हैं, PDGF, और इनकी वजह से क्या होता है, फिर ट्यूमर बन जाता है। और ये ट्यूमर, इस ट्यूमर में पॉलीसाइथीमिया भी होता है पेशेंट को, बिकॉज ऑफ पैरानियोप्लास्टिक सिंड्रोम, जो कि EPO सिक्रीट करवाता है। अब मैं बता दूं, आगे बहुत से मैं सिस्टम पढ़ाऊंगा, किसी सिस्टम से पहले मैं ट्यूमर कैसे बनता है दोबारा नहीं पढ़ाऊंगा, ये आप लोगों को खुद आना चाहिए, ठीक है। और बड़ा इजी सिस्टम है हमारा, जिसको लेक्चर के एंड पे नहीं आएगा उसकी अटेंडेंस लगेगी ही नहीं। EPO, ठीक है, EPO इज इरिथ्रोपोइटिन, EPO इज इरिथ्रोपोइटिन। पैरानियोप्लास्टिक सिंड्रोम क्या होते हैं? पैरानियोप्लास्टिक सिंड्रोम, देखो जब कभी एक ट्यूमर जो है, अब जैसे ये सेरिबेलम का ट्यूमर है, सेरिबेलम का क्या लेना देना EPO से? कोई लेना देना है? लेकिन क्या सिक्रीट करवा रहे हैं? EPO सिक्रीट करवा रहे हैं। क्यों सिक्रीट करवा रहे हैं? हाइपोक्सिक इंड्यूस्ड फैक्टर की वजह से, इस्केमिक फैक्टर की वजह से, HIF की वजह से, ठीक है, इसमें HIF होते हैं। पैरानियोप्लास्टिक सिंड्रोम बेसिकली वो सिंड्रोम्स होते हैं जिनका दिखने से कोई ताल्लुक नहीं होता, दिखता नहीं, मतलब पता नहीं चलता कि क्यों ये हो रहा है। ऐसी न्यूरोएंडोक्राइनल सिक्रीशंस, ऐसी न्यूरोएंडोक्राइनल सिक्रीशंस जिनका कोई लेना देना नहीं है ओरिजिनल ट्यूमर से, बट वो हो रहा है। जैसे कि स्मॉल सेल लंग कार्सिनोमा को ले लो, उसमें क्या सिक्रीट होता है? ACTH। ACTH का क्या लेना देना लंग से भाई? कोई लेना देना नहीं है, बट वो सिक्रीट करवाता है। तो इन एब्नॉर्मल बिहेवियर्स को पैरानियोप्लास्टिक सिंड्रोम कहते हैं, ठीक है कमल? अच्छा, यहां तक समझ आ गया आप लोगों को? नेक्स्ट इज मेनिंजियोमा। नेक्स्ट इज मेनिंजियोमा। अच्छा, meningioma, as the name indicates itself, कि meninges का ट्यूमर है, ठीक है। तो क्या करेगा ये? यानी कि meninges से ओरिजिनेट कर रहे हैं ना, ये यहाँ पे meninges है यहाँ। अब जब यहाँ से ट्यूमर ओरिजिनेट करेगा, एक तो ये क्या करेगा? प्रेशर डालेगा किसके ऊपर? आपके सेरिब्रल कॉर्टेक्स के ऊपर। स्पेस ऑक्यूपाइंग लीजन है, इसकी वजह से सीजर, और इसकी वजह से भी सीजर और फोकल न्यूरोलॉजिकल डेफिसिट होता है, ठीक है। और दिखता कैसे है ये? हिस्टोकेमिस्ट्री पे दिखता कैसे है ये? वर्ल्ड लाइक अपीयरेंस देता है ये आपको। वर्ल्ड कैसे होती है? स्पिंडल शेप्ड होती है, ठीक है जी, स्पिंडल शेप्ड होती है। आप लोगों ने पूछा नहीं सर कि ट्यूमर को डिफाइन, आइडेंटिफाई कैसे करेंगे? यार वो तो ठीक है, लेकिन एक बंदा आपके पास सारा कैसे पता चलेगा ट्यूमर है? मैं बताता हूँ। अगर आपने एक चीज को नोट किया हो, तो तमाम ट्यूमर्स में एक साइन एंड सिम्टम बहुत इंपॉर्टेंट है, सीजर। जब कभी भी फर्स्ट टाइम सीजर हो किसी पेशेंट में, फर्स्ट टाइम सीजर, ये बड़ा याद रखना। एक तो है जिसको एपिलेप्सी लेवल होता है, जब कभी भी फर्स्ट टाइम सीजर का पेशेंट आए आपके पास, जिसको पहली दफा झटके लगे, इसलिए ये सवाल बहुत जरूरी होता है कि आज से पहले भी कभी ये मसला हुआ है या आज ही हुआ है। फर्स्ट टाइम सीजर का पेशेंट आपके पास आया, सबसे पहले आपने क्या कराना है? CBC करवानी है। कोई इन्फेक्शन तो नहीं है, सीरम इलेक्ट्रोलाइट्स करवानी है, यूरिन आदि करवानी है, ठीक है जनाब। सबसे ज्यादा मसला सीजर का सीरम इलेक्ट्रोलाइट्स की वजह से ही होता है, ठीक हो गया यहां तक? फिर आपने क्या करवाना है? EEG भी करवाना है। अगर तो इनमें कोई मसला आ जाए तो ठीक, अगर इनसे मसला भी नहीं समझ आ पा रहा और नहीं पता चल रहा कि सीजर की आखिर कॉज क्या थी, सीजर की बहुत सारी कॉज हो सकती है। इट कुड बी बिकॉज ऑफ एपिलेप्सी, इट कुड बी बिकॉज ऑफ फॉल, इट कुड बी बिकॉज ऑफ ट्रॉमा, इट कुड बी बिकॉज ऑफ अल्कोहल। देखो CBC करवाओगे तो फीवर की वजह से, तो फिर तो पता चल गया ना इन्फेक्शियस इटियोलॉजी। उसको तो हम सीजर कहेंगे भी नहीं, फिब्राइल फिट्स कहेंगे उसको। सीजर कह सकते हैं, बिल्कुल कह सकते हैं, लेकिन हमें पता है वो तो फिब्राइल फिट्स है ना। अगर तो कॉज पता चल गई, मिसाल के तौर पे हाइपोनेट्रीमिया की वजह से किसी को सीजर हो गया, सीरम इलेक्ट्रोलाइट फिर भी करवाने की जरूरत नहीं मजीद बाकी सारा, ठीक। यूरिन आदि क्यों करवा रहे? हो सकता है यूरिन का इन्फेक्शन, हाँ
हो सकता है डिलीरियम चल रहा हो पेशेंट में, ठीक है, इजी। और उसके बाद क्या करवाएंगे, सीटी स्कैन करवाएंगे। क्यों करवाएंगे सीटी स्कैन? टू सी फॉर एनी लोकलाइज्ड लेशन, कि ब्रेन के अंदर कोई लेशन तो नहीं है, कोई ग्रोथ तो नहीं, कोई ट्यूमर तो नहीं है। क्लियर? एवरीबॉडी क्लियर? तो सीटी स्कैन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जब भी आपके पास सीजर के साथ ये पेशेंट्स आएंगे और आपको लग रहा होगा, आप सस्पिशन करोगे, अच्छा वेट लॉस जो है ना ट्यूमर्स के साथ, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है यार। आप में से यहाँ भी है, अच्छा सुनो छोड़ो, एक दफा इस तरह हुआ, प्राइमरी में आपको प्राइमरी ट्यूमर और मेटास्टेसिस के बारे में बताने जा रहा हूँ, ठीक है। प्राइमरी ट्यूमर हमेशा लोकलाइज्ड और सिंगल होता है, मेटास्टेसिस हमेशा बहुत सारे होते हैं। जैसे लिवर में बहुत सारे होंगे तो उसके क्या मतलब है कि ये मेट्स आए हैं, कोलन कैंसर से आए हैं यूजुअली, ठीक है। और अगर एक है तो आसम, एक है तो मतलब ओरिजिनल ट्यूमर है, प्राइमरी ट्यूमर है वहां का। सेरिब्रल ट्यूमर में भी, यानी कि सीएनएस के ट्यूमर में भी इसी तरीके से है। अगर लोकलाइज है या एक है तो इसका मतलब क्या है, ये प्राइमरी है। और अगर एक से ज्यादा है तो ये फिर सेकेंडरी है या मेटास्टेसिस। अच्छा, मेरे मामू को कैंसर था, तो हम एक दिन बैठे हुए थे, तो एक बंदा आया और उसने आकर के कहा कि आजकल के डॉक्टर साहब इस बात को नहीं मानेंगे, तो शांगला में ना एक बंदा बैठते हैं, वो कैंसर स्पेशलिस्ट है, दम डालते गए हैं, है कि नहीं? तुम तो नहीं हो शांगला से ना? अच्छा, उनको जाफर उनको पता होगा। शांगला में वो कैंसर स्पेशलिस्ट है, कैंसर का दम डालता, पानी भी देता है कैंसर का उसका, ठीक है। हाँ, तो सुनो, तो उसने कहा कि आप डॉक्टर साहब इस बात को नहीं मानेंगे।